हेलो स्टूडेंट्स, आप अपनी रविता मैम के साथ होम साइंस पढ़ रहे हैं। हम आहार के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। खनिज लवण यानी मिनरल्स। पहले हम खनिज लवण के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं और हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमारे भोजन के आवश्यक तत्वों में खनिज लवणों मिनरल्स का महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य स्थान है। खनिज लवण विभिन्न रासायनिक तत्व हैं जो पर्याप्त मात्रा में प्रकृति में विद्यमान हैं। यह सत्य है कि शरीर के निर्माण एवं रखरखाव के लिए कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है तथा इन तत्वों की तुलना में खनिज लवणों की केवल अल्प मात्रा ही शरीर ग्रहण करता है। जिस तरह से विटामिन अल्प मात्रा में जरूरी थे, उसी तरह से ये मिनरल्स भी हमारे लिए अल्प मात्रा में जरूरी हैं। परंतु यह भी सत्य है कि खनिज लवण के अभाव में शरीर का स्वस्थ रहना एवं उसे सुचारू रूप से चला पाना असंभव है। शरीर की विभिन्न सामान्य प्रक्रियाओं के परिचालन के लिए खनिज लवणों का शरीर में होना नितांत आवश्यक है। जो शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवण है तो सामान्यतः 20 खनिज लवण होते हैं, है ना। लेकिन हमारे लिए सिर्फ 10 खनिज लवण ऐसे हैं जो हमारे शरीर में स्वयं से नहीं बनते और हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। खनिज लवणों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है। मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक 10 खनिज लवण हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, गंधक। तो इन्हें डिटेल में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि खनिजों की हमारे लिए क्या उपयोगिता एवं महत्व है। तो खनिज जो है वो शरीर निर्माण संबंधी कार्य करते हैं, जैसे दांतों एवं हड्डियों का निर्माण करते हैं, रक्त के निर्माण में योगदान देते हैं और कोमल तंतुओं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा शारीरिक क्रियाओं के लिए नियामक कार्य भी करते हैं। तो एक एक करके हम जानते हैं कि ये खनिज लवण हमारे लिए किस तरह से जरूरी है और इनके बिना हमारे शरीर में क्या कमी हो सकती है। सबसे पहले है हमारा कैल्शियम, जो महत्वपूर्ण खनिज लवण है हमारे लिए। शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों में कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में विद्यमान समस्त खनिज लवणों में लगभग आधी मात्रा कैल्शियम की ही होती है। जितने भी खनिज लवण हैं हमारे शरीर में विद्यमान, उनकी आधी मात्रा कैल्शियम की है। एक औसत शरीर वाले व्यक्ति के शरीर में लगभग 1400 ग्राम कैल्शियम सदैव विद्यमान रहता है। शरीर में कैल्शियम का यह मात्रा दांतों, हड्डियों, रक्त तथा अन्य तरल रसों में घुलित अवस्था में विद्यमान रहता है। प्राप्ति के स्रोत क्या है कैल्शियम की? तो कैल्शियम की प्राप्ति के स्रोत जो पर्यावरण ने हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम दिया है। जो दूध है उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है और दूध से बने हुए पदार्थों में भी। इसके अलावा अनाज और सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। गेहूँ, चावल, राई, आलू, मूली, शलजम, शकरकंद में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। सभी ताजे फलों में भी कैल्शियम पाया जाता है। तिलों में तथा प्राणिज वसा एवं वनस्पति तेलों में भी कैल्शियम पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स में भी कैल्शियम पाया जाता है। इसकी उपयोगिता क्या है कैल्शियम की? जो मानव शरीर में कैल्शियम 2 प्रकार के कार्य करता है। एक तो निर्माण संबंधी कार्य करता है और नियामक कार्य करता है। जैसे कैल्शियम के निर्माण संबंधी क्या है? कैल्शियम मुख्य रूप से दांतों एवं अस्थियों के निर्माण में योगदान देता है। कैल्शियम से न केवल दांतों एवं अस्थियों का निर्माण होता है, बल्कि इससे इन्हें दृढ़ता एवं स्थिरता भी प्राप्त होती है। ये दृढ़ हो जाते हैं और स्थिर भी होते हैं। कैल्शियम के नियामक कार्य। हमारे शरीर में कैल्शियम कुछ नियामक कार्य भी करता है। कैल्शियम की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमने में सहायता मिलती है। इस गुण के कारण चोट आदि लग जाने पर रक्त का बहना शीघ्र ही रुक जाता है।
यानी एक तो हम जान रहे थे कि जो विटामिन के था उसकी कमी से भी हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम रहा था, बहना नहीं रुक रहा था। और अगर कैल्शियम की कमी हो तो भी हमारे जो शरीर से रक्त बहना नहीं रुकता, कैल्शियम की कमी के कारण भी। कैल्शियम हृदय की गति को नियंत्रित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम शरीर के स्नायु संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करता है। कैल्शियम शरीर में अम्ल एवं क्षार के संतुलन को बनाए रखता है तथा मांसपेशियों को क्रियाशील भी बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। कितना महत्वपूर्ण है हमारे ये कैल्शियम, ये तो आप जान ही गए होंगे बच्चों। और इसकी कमी से क्या हानि हो सकती है? तो इसकी कमी से अस्थि विकृति या रिकेट्स, जो कि हमें विटामिन डी की कमी से भी हो रही थी, तो वो हो सकती हैं। दांत हमारे कमज़ोर हो सकते हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। जो गर्भावस्था और स्तनपान स्तनपान कराने वाली औरतें होती हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि उनके गर्भावस्था में एक शिशु का विकास हो रहा होता है, तो उसकी बोन्स बन रही होती हैं, तो उसे बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम, जो कि वो माता से ही लेता है। और दूध पिलाने में भी, क्योंकि वो दूध पीता है बच्चा तो भी कैल्शियम आकर खिंच रहा होता है। तो इनके लिए ज़रूरी है कि जो गर्भवती स्त्री है और स्तनपान कराने वाली स्त्री है तो उसको ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो लेडीज़ को ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। तो जिस तरह से हमारा विटामिन डी काम कर रहा था हमारी बोन्स के लिए और हड्डियों के लिए, उसी तरह से ये भी काम करता है और वही रोग इनसे भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट से पहले हम जान लेते हैं, अगर इसकी अधिकता हो जाए तो भी इसमें एक रोग पैदा हो सकता है जिसे हाइपर कैल्सेमिया कहते हैं। तो इसमें उल्टियाँ आने लगती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है। वैसे कैल्शियम की कमी अधिकता बहुत कम देखने को मिलती है, इसकी कमी ही ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा है फॉस्फोरस। कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है तो वो क्या है? शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों में फॉस्फोरस का भी महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु यह लवण भोज्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है तथा सामान्य दशाओं में इसकी कमी होने का भय नहीं रहता। शरीर के समुचित विकास के लिए इसका महत्व है। इसकी प्राप्ति के स्रोत भी क्या? दूध में ही मिलेगा, मांस, मछली, अंडा, यकृत में मिल जाता है ये, और दूध से बने हुए पदार्थों में। इसके अलावा दालों और अनाजों में भी पाया जाता है। कैल्शियम की तरह फास्फोरस का भी काम है। कैल्शियम के समान ही फास्फोरस में भी शरीर के निर्माण तथा नियमन की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह दांतों व हड्डियों के निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। और कैल्शियम, जो फॉस्फोरस कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, जिससे दांत एवं हड्डियां मजबूत होती हैं। फॉस्फोरस की कमी से भी हमारे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा है लोहा, आयरन। आयरन की कमी आप सुनते होंगे नाम कि आयरन की कमी हो गई है, या इसको कहते हैं एनीमिया रोग हो गया है, सुनने में आपने सुना होगा। तो जो लोहा होता है इसके बारे में जानेंगे। शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों में से लोहे का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है। सामान्य रूप से हमारे शरीर में केवल 2 से 5 ग्राम तक ही लोहा विद्यमान रहता है। इस प्रकार हमारे शरीर के कुल वजन का केवल 1/25,000वां भाग ही लोहा होता है। लोहा मुख्य रूप से रक्त के हीमोग्लोबिन में होता है। जो आयरन होता है, लोहा होता है, जो हमारा ब्लड होता है, तो उसके हीमोग्लोबिन में होता है। इसे याद रखेंगे कि लौह तत्व या फिर लोहा कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। या पूछ सकता है एग्जामिनर कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? वो पाया जाएगा लोहा पाया जाएगा, आयरन। शेष लोह मात्रा मांसपेशियों, जिगर, प्लीहा, गुर्दों और अस्थि मज्जा में होती है। इसकी प्राप्ति के स्रोत बच्चों, इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं, ये पत्तेदार हरी सब्जियों और फलों में पाया जाता है। इसके किसी को आयरन की कमी हो गई होती है तो डॉक्टर उसे बोलता है कि पालक खाइए, अनार खाइए, एप्पल खाइए। वो इसीलिए क्योंकि इनमें लोहा पाया जाता है। इसके अलावा यकृत, मांस, अंडा और सूखे मेवे इनमें भी रहता है। और फलों में, सब्जियों में तो मैंने बता ही दिया आपको। इसका कार्य में महत्व क्या है? तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इसका।
इसमें जो लोहे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है। हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रोटीन तथा लोहे के मिलने से होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण याद रखेंगे प्रोटीन तथा लोहे के मिलने से होता है। यदि शरीर में लोहे की समुचित मात्रा न हो तो हीमोग्लोबिन का सही रूप में निर्माण नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त शरीर के कुछ जो एंजाइम्स होते हैं उनके निर्माण तथा भोजन के आवश्यक तत्वों वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी सहायक होता है। लेकिन आप याद रखेंगे कि हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है अगर हमारे अंदर लोहे की कमी होती है। और जो हम ये पुराने ज़माने में भी आप देखते होंगे कि जो खाना है वो कढ़ाई में बनाया जाता था, और जो आजकल भी वैसे रोटी तो अब भी लोहे के तवे पे ही बनाई जाती है, लेकिन हमने जो लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल छोड़ दिया है, इसलिए हम लोग के अंदर आयरन की कमी हो गई है। क्योंकि उसमें जो बनाई जाती थी कढ़ी या फिर सब्जियां बनाई जाती थी उससे उसमें आयरन आ जाता था, तो इसलिए आयरन की कमी नहीं हो पाती थी लेडीज़ में। और अगर किसी में कमी होती भी है तो वो पूरी हो जाती थी लोहे के बर्तनों में खाना खाने से। और अगर किसी को कमी है तो उसे पालक ज़रूर खाना चाहिए और अनार खाना चाहिए, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में। लीफी वेज यानी पत्ते वाली जो हरी सब्जियां होती हैं वो खानी चाहिए, जो इसकी कमी पूरी हो जाती है। बच्चों मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, ये मुझे भी पता है, लेकिन अगर मैं इतनी फास्ट नहीं बोलूँगी तो ये मैं टॉपिक पूरा नहीं कर पाऊँगी और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर इतना टाइम आपका लगेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फास्ट आपको समझा दूँ, जितना भी मेरे पास नॉलेज है इसके बारे में मैं आपको वो बता दूँ। और आप कुछ आप बुक से भी पढ़ लेना, तो अभी सब मिल के कोशिश करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारा मिनरल्स है आयोडीन। इसके बारे में मैं बता देना चाहती हूँ। पता नहीं आपने वो पेशेंट देखा है या नहीं, लेकिन एक पेशेंट होता है जो मैंने तो देखा है, उसका गला बहुत फूल गया होता है। कोई भी किसी को भी हो सकता है, कोई लेडी या फिर जेंट्स किसी को हो सकता है। उनका गला बहुत बड़ा फूल गया होता है, बलून की तरह बहुत आगे तक आ गया होता है, लटक गया होता है उनका गला। तो उस रोग को कहते हैं घेंगा या फिर गलगंड ग्वाइटर रोग। तो ये इसका महत्वपूर्ण योगदान है आयोडीन का, उसे ठीक करने में या उसे ना होने देने में। तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन नामक खनिज लवण का विशेष महत्व है। अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी आयोडीन की अति अल्प मात्रा ही शरीर के लिए आवश्यक होती है। बच्चों आपने एक ऐड भी देखा होगा कि इसका जो ना इसके पूरे महीने का खर्च एक कप चाय के बराबर होता है, क्योंकि जो आयोडीन है तो वो सॉल्ट में, नमक में पाया जाता है। और नमक आ जाती है पूरे महीने की या फिर 2 महीने की नमक 15-20 रुपये में आ जाती है। हाईएस्ट अच्छी से अच्छी नमक 15-20 रुपये में आ जाती है, और वो हमारे उसमें होता है आयोडीन, और वो हमें इस रोग से बचाता है। तो इसलिए इसकी अल्प मात्रा हमारे लिए जरूरी होती है। लेकिन अगर ये अल्प मात्रा ना मिले तो वो रोग हमें जरूर लग जाएगा, और वो बहुत ही भयानक रोग है, वो कुरूप रोग है, वो शरीर को बेकार कर देता है। शरीर की एक मुख्य ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड की सुचारू क्रियाशीलता के लिए अनिवार्य है। जो थायराइड ग्रंथि के कारण ही तो होता है ना, वो जो थायराइड ग्रंथि होती है तो उससे जो स्रावित होता है रस थायरॉक्सिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करता है। यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इन क्रियाओं में विघ्न पड़ जाता है। इसकी कमी से यह ग्रंथि बढ़ जाती है और गला फूल जाता है। इस रोग को घेंगा यानी ग्वाइटर कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको इसको शायद पिक्चर भी मैंने भेजी थी आपको इसकी। अगर नहीं भी आपको अभी पता चला कि घेंगा रोग क्या होता है तो इसमें घेंगा या ग्वाइटर गूगल पे सर्च करना, आपको वो इमेज दिख जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। इसकी प्राप्ति के स्रोत, आयोडीन को विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। समुद्र के जल, वनस्पति तथा समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों में आयोडीन पाई जाती है। समुद्र तट पर पाई जाने वाली गायों के दूध में भी इसकी कुछ मात्रा होती है। प्याज आदि कुछ सब्जियों में भी अल्प मात्रा में आयोडीन होती है। आयोडीनाइज्ड सॉल्ट तथा फूल पत्ती में पर्याप्त मात्रा में, पानी में अल्प मात्रा में आयोडीन होती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि आयोडीनाइज्ड सॉल्ट खाएं, यानी नमक हम लें, क्योंकि अगर हमें कहीं से नहीं मिलता तो नमक से तो मिल ही जाएगा। इसकी कार्य तथा महत्व क्या है, ये हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास करता है। और एक और है इसमें, वो भी मैंने ऐड में ही देखा है और आपने भी देखा होगा कि अगर इसकी कमी हो ना तो बच्चा जो है मंदबुद्धि या विकलांग पैदा हो सकता है, अगर गर्भावस्था में माता को इसकी कमी है तो ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट हमारा है सोडियम। सोडियम शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों में सोडियम का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शरीर में सोडियम की अधिकांश मात्रा रक्त के प्लाज्मा तथा उस तरल पदार्थ यानी बाह्य कोशिका रस में रहती है, जो कोशिकाओं को गीला रखने का कार्य करता है। इसकी कुछ मात्रा शरीर के अस्थियों में भी होती है। हमारे दैनिक भोजन में सोडियम का होना अति आवश्यक है। सोडियम मीन्स होता है वो जो साधारण नमक को सोडियम कहते हैं। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, तो वो जरूरी होता है। और इसी के अंदर, इसी नमक के अंदर तो हमें आयोडीन मिला के दिया जाता है, तो आप समझ गए होंगे। सोडियम की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। भोजन में नमक के उचित प्रयोग से शरीर में सोडियम की पूर्ति होती है। नमक के अतिरिक्त प्राय अन्य सभी भोज्य पदार्थों में भी न्यून अधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है। यानी छोटा मोटा सा नमक जो सोडियम है वो सब में पाया जाता है। इसकी कार्य एवं महत्व, यह शरीर में अम्ल एवं क्षार की मात्रा को संतुलित करता है और इसमें जो रसाकर्षण दबाव को ठीक बनाए रखता है, शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है, अतिरिक्त मात्रा में मलमूत्र एवं पसीने के माध्यम से बाहर निकलने में भी सहायक होता है। यह मांसपेशियों के साधारण संकुचन में भी सहायक होता है। शरीर में स्नायुओं द्वारा होने वाली उत्तेजना को नियमित बनाए रखता है। इसकी कमी एवं अधिकता, यदि सामान्य से कम मात्रा में सोडियम ग्रहण किया जाए तो उसका शारीरिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा सामान्य से अधिक मात्रा में ग्रहण किए जाने पर एडिमा तथा अतिरुधिर तनाव नामक रोग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन। जैसे क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, गंधक, इसके बारे में हम बहुत जल्दी से फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी होती जा रही है। जो क्लोरीन है तो वो उसकी प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? ये पाया जाता है फलों और सब्जियों में पाया जाता है। क्लोरीन का मुख्य कार्य शरीर में क्षार एवं अम्ल का संतुलन करना है। सोडियम के ही समान ही क्लोरीन जो हमारा रसाकर्षण है उसके दबाव को संयमित बनाए रखता है। तो इतना आप याद रखेंगे। पोटेशियम, जो पोटेशियम है तो उसका कार्य क्या है? शरीर के अम्ल एवं क्षार को संतुलित बनाए रखना और अस्थियों के उत्तम कैल्सिफिकेशन में सहयोग करना। और जो पोटेशियम भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है हमारे शरीर के लिए उपयोगी खनिज है। इसका मुख्य कार्य शरीर में विद्यमान ऐसे एंजाइमों को शीघ्रता प्रदान करना है जो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक है। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय में भी सहायक होती है। इसकी कमी से क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति के शरीर में मैग्नीशियम की कमी आ जाती है तो उस व्यक्ति की मांसपेशियां कांपने लगती है, हाथ पांव ऐंठने लगते हैं, उनमें आक्षेप भी हो जाता है तथा गंभीर स्थिति में डेलिरियम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो मैग्नीशियम के बारे में याद रखेंगे कि इससे मांसपेशियां जो है मांसपेशियों को नुकसान होता है, उनमें एक कंपन पैदा हो जाता है और वो ऐंठने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा है तांबा। जो तांबा होता है यानी कॉपर, तो उसकी बहुत अल्प मात्रा हमें चाहिए होती है। और यदि किसी कारणवश व्यक्ति के शरीर में तांबे की कमी हो जाए तो उस स्थिति में व्यक्ति एनीमिया या रक्त अल्पता का शिकार हो जाता है। इससे मुक्त होने के लिए तांबे तथा लौह खनिज का मिश्रण लिया जाता है। वैसे अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी है तो उसमें तांबे की कमी भी पाई जाएगी क्योंकि दोनों तांबे और लोहे से मिल रहे हैं। तो इसकी उपयोगिता है, तांबा एक उपयोगी खनिज है। यह लौह खनिज, वसा तथा विटामिन सी के अवशोषण में सहायक, रक्त के हीमोग्लोबिन के निर्माण में योगदान देता है। हमारा लास्ट वाला है गंधक। यदि किसी कारणवश शरीर में गंधक की कमी हो जाए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव बालों एवं नाखूनों के अतिरिक्त प्रोटीन के अवशोषण पर भी पड़ता है। और इसकी उपयोगिता क्या है? गंधक एक उपयोगी खनिज है। ये प्रोटीन के पाचन एवं अवशोषण में सहायक है। इसके अतिरिक्त बालों तथा नाखूनों की उचित वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। शरीर में होने वाले ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में भी योगदान देता है। और इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं प्रोटीन के अतिरिक्त मांस, मछली, अंडे तथा दूध में भी गंधक प्राप्ति होती रहती है। अनाज, दालें, मूली, पालक आदि भी गंधक प्राप्ति के स्रोत हैं। तो बच्चों, हमने मिनरल्स के बारे में भी जान लिया है और इसमें जो कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन,
ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ज़रूरी है। इनके बारे में ज़्यादा तक पूछा ही जाता है, जैसे कैल्शियम की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, और लोहा के बारे में जैसे वो पूछा जाता है, एनीमिया किसी कमी से होता है, और वो घेंगा आयोडीन वाला। तो ये तो याद रखेंगे। बाकी मैंने एक बार बता दी है आपको, इन्हें भी आप एक बार सुन लेना, थोड़ा बहुत आपको याद हो जाएगा, और एक बार बुक में पढ़ लेना। थैंक यू बच्चों।